9th with the new chapter that is tissue. ठीक है, ये हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जिसके बारे में हम क्या पढ़ने वाले हैं, टिश्यू के बारे में। टिश्यू क्या होता है, इससे पहले हमने पढ़ा था सेल के बारे में। सेल क्या थी, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, और जब वही बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कंबाइन हो जाती है तो क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है। मतलब टिश्यू क्या है, सेल के बाद, सेल के जस्ट आफ्टर जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके जस्ट बाद जो हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है हमारी बॉडी में वो होता है टिश्यू। और उसी टिश्यू के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि जैसे हमने ये पढ़ा है ना कि सबसे पहले सेल आती है, फिर सेल कंबाइन होकर टिश्यू बनाते हैं, फिर टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म। वैसे ही सिमिलर यहाँ पे सेल था जो हमने पढ़ लिया है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं टिश्यू के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर टिश्यू के बारे में होने वाला है जिसमें हम टिश्यू के बारे में पूरे वन शॉट में इसी लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। तो टिश्यू की बिगिनिंग करते हैं विद डेफिनेशंस। ठीक है, टिश्यू की हम अलग अलग डेफिनेशंस पढ़ सकते हैं। यहाँ पे टिश्यू के बारे में बताया गया है अलग अलग डेफिनेशंस के तरीके से। जैसे एक डेफिनेशन हो सकती है कि अ पर्टिकुलर फंक्शन इज परफॉर्म बाय अ क्लस्टर ऑफ सेल। क्लस्टर का मतलब क्या होता है, ग्रुप। ठीक है, क्लस्टर का मतलब होता है ग्रुप। एक ग्रुप ऑफ सेल के द्वारा परफॉर्म किए जाने वाले फंक्शन को बोलते हैं टिश्यू। ठीक है, जब एक सेल थी तो वो सेल थी, लेकिन बहुत सारे सेल्स आ गए तो उसका नाम पड़ गया टिश्यू। उसका नाम आ गया टिश्यू। और एक टिश्यू जो है जब ग्रुप ऑफ सेल पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करती है तो वो टिश्यू का फंक्शन हो जाता है। ठीक है, तो इसे हम और भी डेफिनेशन का यूज करके डिराइव कर सकते हैं। जैसे अ ग्रुप ऑफ सेल दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मतलब एक ऐसा ग्रुप ऑफ सेल जिसका स्ट्रक्चर भी सेम टू सेम हो, स्ट्रक्चर भी सिमिलैरिटी हो और फंक्शन में भी सिमिलैरिटीज हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू कहते हैं। ठीक है, तो वो भी हमारा टिश्यू ही कहलाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ सेल या फिर अ क्लस्टर ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। टिश्यू के डेफिनेशन में हम ये सारे टर्म्स को यूज कर सकते हैं। कोई भी टर्म, कोई भी डेफिनेशन करेक्ट है। ठीक है, जो एक्यूरेट लगे वो यूज कर सकते हैं। चाहे क्लस्टर ऑफ सेल बोलते हैं चाहे ग्रुप ऑफ सेल बोलते हैं, सारी टिश्यूज की टिश्यूज की डेफिनेशन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा कि टाइप्स ऑफ टिश्यू। अब जैसे टिश्यू है, जैसे अलग अलग टाइप की सेल है, अलग अलग बॉडी में अलग अलग सेल्स हैं। ठीक है, तो वैसे ही अलग अलग फंक्शंस भी हमारे बॉडी में अवेलेबल है। वो किसकी वजह से, अलग अलग टिश्यूज की वजह से। तो उसके बेसिस पे जैसे डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज है उसके टाइप में डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज भी होते हैं। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे टिश्यूज का कौन कौन सा टाइप यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला टाइप ऑफ टिश्यू क्या है हमारा, प्लांट टिश्यू, और दूसरा एनिमल टिश्यू। इस चैप्टर में हमको टिश्यू के मेनली टू टाइप्स के बारे में स्टडी करनी है, एक है प्लांट टिश्यू और एक है एनिमल टिश्यू। ठीक है, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। इस लेक्चर में जो हम कंप्लीट करने वाले हैं वो है हमारा प्लांट टिश्यू, और एक नेक्स्ट लेक्चर आएगा जिसमें हम पूरा का पूरा एनिमल टिश्यू कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो फॉर दिस लेक्चर वी विल कंप्लीट टिल प्लांट टिश्यूज। ओके, तो प्लांट टिश्यूज के बारे में हम फर्दर स्टडी कंटिन्यू रखते हैं। प्लांट टिश्यूज क्या होते हैं, ऐसे टिश्यू जो एक प्लांट की बॉडी में पाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्लांट टिश्यूज, मतलब फाउंड इन प्लांट्स। ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा टिश्यू जो प्लांट की बॉडी में है वो प्लांट टिश्यू कहलाता है, जो एनिमल्स की बॉडी में है वो एनिमल टिश्यू कहलाता है। तो प्लांट टिश्यू के बारे में हमने स्टडी को कंटिन्यू रखा है, और हमारी प्लांट टिश्यू क्या कहती है कि ऑन द बेसिस ऑफ सेल डिवीजन एबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ सेल डिवीजन एबिलिटी। मतलब सेल डिवीजन हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था एनिमल की सेल डिवीजन क्या होता है, जब एक सिंगल सेल टू न्यू डॉटर सेल में डिवाइड होती है तो उसे बोलते हैं सेल डिवीजन। और यहाँ पे प्लांट टिश्यू को हमने फर्दर क्लासिफाई किया है इसी एबिलिटी के बेसिस पे कि कौन सी सेल सेल डिवीजन कर पा रही है और कब तक कंटिन्यू रहता है उसमें सेल डिवीजन, और कौन सी सेल में सेल डिवीजन नहीं होता। उस बेसिस पे हमने प्लांट टिश्यू को टू टाइप्स में डिवाइड किया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक है मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यू और एक है परमानेंट प्लांट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यूज क्या होती हैं, ऐसी प्लांट टिश्यूज जो पूरे लाइफ टाइम तक कंटिन्यू सेल डिवीजन करती हैं। और परमानेंट क्या होती है कि इनमें सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन स्टार्ट होता है लेकिन कुछ टाइम के बाद वो सेल डिवीजन जो है वो स्टॉप हो जाता है, स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम, स्टॉप आफ्टर सम टाइम। ठीक है,
तो ऐसा सेल डिवीजन जब एक बार कंटिन्यू हो जाए तो पूरे लाइफ टाइम तक चले, उस टाइप के टिश्यू को बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यू। और ऐसा प्लांट का टिश्यू जिसमें एक बार सेल डिवीजन स्टार्ट हुआ है लेकिन कुछ टाइम के बाद परमानेंटली वो सेल डिवीजन स्टॉप हो जाता है, इस टाइप के सेल डिवीजन वाले टिश्यूज को बोलते हैं परमानेंट प्लांट टिश्यू। परमानेंट वर्ड से इनको पता चल रहा है कि यहाँ पे जो सेल डिवीजन है वो परमानेंटली एंड होने वाला है, और यहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो अपने सेल डिवीजन को पूरी लाइफ टाइम तक कंटिन्यू रखते हैं। जब तक वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक प्लांट बॉडी में प्रेजेंट होंगे तब तक वो सेल डिवीजन की प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक के बारे में हम पहले डिस्कशन करते हैं। मेरिस्टेमेटिक क्या होता है? ठीक है, मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यू अभी हमने पढ़ा कि जो कंटिन्यूस सेल डिवीजन करते हैं वो होते हैं हमारे मेरिस्टेमेटिक। तो यहाँ पे हम इसके बारे में देख रहे हैं कि कंटिन्यूस सेल डिवीजन मतलब लगातार सेल डिवीजन चलता है। ठीक है, और इसको भी फर्दर क्लासिफाई किया जाता है इसकी लोकेशन की बेसिस पे। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सिंपली जो कंटिन्यूस सेल डिवीजन परफॉर्म करते हैं वो होते हैं हमारे मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यूज, और ये भी अपनी लोकेशन की बेसिस पे 3 टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं। लोकेशन की बेसिस पे कहने का मतलब कि प्लांट की बॉडी सपोज अगर इस तरीके से है, ठीक है, तो इसकी अलग अलग लोकेशंस है। इसकी जो एक स्टेम अगर मैं लूं तो इसमें भी अलग अलग लोकेशंस होती है, और उस लोकेशन की बेसिस पे इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, 3 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड करते हैं। इसमें पहले इनके टाइप को समझने से पहले कुछ टर्म्स को समझना जरूरी है, जैसे कि एपेक्स, शूट एपेक्स एंड रूट एपेक्स। एपेक्स का मतलब क्या होता है? टिप एरिया। ठीक है, एकदम टिप एरिया को बोलते हैं एपेक्स। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे अगर हम इसके रूट को दिखा रहे हैं, रूट को शो कर रहे हैं, तो ये टिप एरिया क्या है इनका? रूट एपेक्स कहलाता है। ठीक है, और ये अगर मैं इनकी शूट स्टेम की एकदम टिप पॉइंट को मेंशन कर रही हूँ तो इसको बोलते हैं शूट एपेक्स। ठीक है, तो एपेक्स का ओवरऑल मतलब क्या है? टिप पॉइंट को बोला जाता है एपेक्स। ठीक है, टिप पॉइंट्स को कहते हैं एपेक्स। तो यहाँ पे टिप पॉइंट्स को बोलते हैं एपेक्स। तो जो एपेक्स एरिया में पाए जाने वाले मेरिस्टेम्स होंगे उनको बोलेंगे एपिकल। ठीक है, एपिकल वर्ड रिलेट हो रहा है एपेक्स से। जो मेरिस्टेम एपिकल एरिया में लोकेट होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? जो एपिकल भी बोल सकते हैं, एपेक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जो मेरिस्टेमेटिक के टाइप एपिकल एरिया या एपेक्स एरिया में लोकेट होते हैं उनको हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ठीक है, फिर आता है लेटरल। लेटरल में क्या होता है? यहाँ पे वो टिश्यूज आते हैं जो प्लांट की गिर्द में प्रेजेंट होते हैं। ऐसे पहले प्लांट जो उगता है तो बहुत ही पतला सा होता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब वो काफी एज हो जाती है उस प्लांट की तो वो गिर्द में भी इंक्रीज करते हैं। ना कि केवल वर्टिकल ग्रोथ नहीं होती है, हॉरिजॉन्टली ग्रोथ भी होती है। तो ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ किसकी वजह से हो रही है? लेटरल टिश्यू की वजह से। ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होती है, प्लांट अपनी गिर्द में इंक्रीज करता है, प्लांट का जो डायमीटर है वो जब इंक्रीज करता है तो वो किसकी वजह से? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की वजह से होता है, और ये हमेशा गिर्द में लोकेट होती है। ठीक है, गिर्द वर्ड को हम यूज करते हैं टू डिनोट डायमीटर। ठीक है, डायमीटर ऑफ द प्लांट को डिनोट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? गिर्द। और गिर्द में जो टिश्यूज पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ठीक, फिर उसके बाद लेटरल के बाद है हमारा इंटरकैलरी। इंटरकैलरी क्या होते हैं? इंटरकैलरी की बात करूं तो जो इंटरकैलरी है वो कहां पे पाए जाएंगे? नोड्स एरिया में। नोड्स क्या होते हैं ये समझते हैं। जैसे सपोज हमारा एक प्लांट है, ठीक है, ये हमारा एक प्लांट है, इसमें ब्रांचेस तो आएंगी, प्लांट में ब्रांचेस होती हैं, तो ये एक ब्रांच हो गई, ये एक ब्रांच हो गई। ठीक है, तो ब्रांच को मैं अलग से ऐसे दिखाती हूँ। ठीक है, ब्रांचेस है, सपोज ये प्लांट है तो ये उसकी ब्रांचेस है। ठीक है, सपोज ये प्लांट है तो ये उसकी ब्रांचेस है। तो ब्रांचेस में क्या होता है कि जैसे ये एक ब्रांच है, अच्छा हाँ, ये ब्रांच जा रही है तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, ये ब्रांच यहाँ से अराइज हो रही है तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो एक प्लांट में जहां कहीं से भी एक नई ब्रांच की स्टार्टिंग हो जाती है उसी पॉइंट को बोलते हैं नोड। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये प्लांट की ग्रोथ हो रही है, ठीक है, यहाँ से एक ब्रांच आ गई,
फिर प्लांट थोड़ा सा ग्रो किया, यहाँ से दूसरी ब्रांच आ गई, ये प्लांट थोड़ा सा ग्रो हुआ, ठीक है। तो ये क्या है, ये प्लांट की नई नई ब्रांच अराइज हो रही है ना इन पॉइंट से। तो जिस भी पॉइंट से एक न्यू ब्रांच अराइज होती है प्लांट की बॉडी में, उस पॉइंट को कहा जाता है नोड, उस पॉइंट को बोलते हैं नोड, ठीक है। तो ये एक नोड हो गया, ये एक नोड हो गया, ये एक नोड हो गया, और दो नोड्स के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, इंटर नोड। डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स, उसको क्या बोलते हैं, इंटर नोड, इंटर नोड, ठीक है। तो नोड्स क्या है, जहां से न्यू ब्रांच अराइज हो रही है, और इंटर नोड्स, दो नोड्स के बीच के डिस्टेंस को इंटर नोड कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटर कैलरी वाली हमारी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है, वो कहाँ पे लोकेट होती है, नोड एरिया पे, नोड एरिया पे। क्यों, यहाँ पे क्यों लोकेट होती है, ताकि जो नई ब्रांच हमारी अराइज होने वाली है, जो न्यू ब्रांच बनने वाली है, उसको सपोर्ट देती है कि वो ब्रांच ऐसे ग्रो कर रही है, वो टूट भी सकती है, लेकिन वो टूटती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कौन से टिश्यूज प्रेजेंट है, इंटर कैलरी टिश्यूज लोकेटेड है, जो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से वो प्लांट की जो ब्रांचेस है वो ब्रेक नहीं होती, इजीली ग्रो होती है, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्लासिफिकेशन हमने देख लिया। एपिकल जो शूट या रूट एपेक्स में पाई जाती है, लेटरल जो गिर्थ एरिया यानी कि डायमीटर में पाई जाती है, इंटर कैलरी जो नोड्स में पाई जाती है, ठीक है, लोकेटेड एट नोड्स। और नोड्स क्या होते हैं, जहां से एक न्यू ब्रांच अराइज होती है, और इंटर नोड, दो नोड के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इंटर नोड बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में कुछ और बातें, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में कुछ और बातें वो ये हैं कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स है वो बड़ी ही एक्टिव होती है, एक्टिव होती है, इसी वजह से वो कंटिन्यूअस सेल डिवीजन परफॉर्म करती है, ठीक है। एक्टिव होती है किस एस्पेक्ट में, सेल डिवीजन के एस्पेक्ट में वो बहुत ही एक्टिव होती है। इनमें जो साइटोप्लाज्म होता है वो बड़ा ही डेंस होता है, मतलब अगर इसकी जो सेल है तो उसमें एकदम भर भर के साइटोप्लाज्म फिल्ड होता है, ठीक है, बहुत हाई अमाउंट में साइटोप्लाज्म फिलअप होता है, इसलिए बोलते हैं कि क्या होती है, डेंस साइटोप्लाज्म, ठीक है। यहाँ पे जो सेलुलोज की वॉल है, ऑब्वियसली यहाँ पे सेल के ऊपर सेलुलोज की वॉल्स तो होंगी, क्योंकि ये प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल में जब सेलुलोज की वॉल है, यहाँ पे बाहर जो सेलुलोज है वो बहुत ही ज्यादा थिन है, बहुत ही ज्यादा थिन है, जिसकी वजह से ये इजीली सेल डिवाइड कर पाती है। अगर यही सेल वॉल ठीक हो जाती तो ये सेल डिवीजन एक्टिवली नहीं परफॉर्म कर पाती, ठीक है। तो ड्यू टू थिन सेल वॉल हमारी जो सेल है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, वो एक्टिवली सेल डिवीजन को परफॉर्म कर पाती है। रीजन क्या है, इनमें थिन सेल वॉल्स की लेयर होती है, ठीक है, सेलुलोज की बनी होती है इनकी सेल वॉल, और बहुत ही थिन होती है, जिसकी वजह से हमारी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स होती है वो कंटिन्यूअसली डिवीजन शो कर पाती है, ठीक है। इनमें वैक्यूल्स नहीं होता, वैक्यूल मेरिस्टेमेटिक सेल्स में टोटली एब्सेंट एंड टोटली एब्सेंट। क्यों नहीं होता, अभी इसका डिस्कशन करूंगी। इनमें वैक्यूल्स नहीं होता, और वैक्यूल्स क्या होते हैं, ऐसे सेल ऑर्गेनेल जो स्टोरेज में मदद करते हैं, ठीक है, स्टोरेज में हेल्प करने वाले सेल ऑर्गेनेल्स को हम बोलते हैं वैक्यूल, और वैक्यूल यहाँ पे टोटली एब्सेंट होता है। जबकि नॉर्मली देखा जाए तो 50 to 90% के एरिया को कौन कवर करता है, वैक्यूल ही कवर करता है, और यहाँ पे वो वैक्यूल ही एब्सेंट है। तो जरूर कुछ ना कुछ तो बात होगी जिसकी वजह से ये वैक्यूल जो है एब्सेंट हो गए हैं, ठीक है। तो अभी वो डिस्कस करती हूँ, पहले ये देख लेते हैं, ये लास्ट पॉइंट है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होती है, मतलब जो हमारा सेल था यहाँ पे वो एकदम डेंस साइटोप्लाज्मिक एरिया से फिल्ड था, मतलब इसमें जो साइटोप्लाज्म है बहुत हाई अमाउंट में, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस होगा ना वो भी एकदम प्रोमिनेंट होगा। प्रोमिनेंट होने का मतलब क्या है कि वो एकदम क्लियरली विजिबल होगा। अगर उस सेल को मैं माइक्रोस्कोप में देखूं तो एकदम क्लियरली विजिबल हो जाएगा न्यूक्लियस बड़ी ही आसानी से, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब यही है कि न्यूक्लियस हमारा प्रोमिनेंट है, न्यूक्लियस बड़े ही इजी वे में हमको विजिबल होता है। जो बात मैंने बोली कि जो वैक्यूल होते हैं वो इनमें एब्सेंट होते हैं, तो क्यों एब्सेंट होते हैं, ठीक है, क्यों एब्सेंट होते हैं, उसका रीजन है, देखो व्हाई ऐसा क्यों है कि जो हमारी वैक्यूल होती है यहाँ पे एब्सेंट होती है। लेट अस थिंक, है ना, तो जो हमारी वैक्यूल्स होती है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की सेल्स में एब्सेंट होती हैं। उसका रीजन यही है कि अगर वैक्यूल होगी, हमें पता है वैक्यूल का काम क्या होता है, फंक्शन ऑफ वैक्यूल है स्टोरेज
स्टोरेज, है ना, और वो भी अबाउट 50 to 90% की एरिया को वो कवर कर लेता है, मतलब बहुत ही ज्यादा स्टोरेज कर लेगा। जब हैवी हो जाएगी, जब देखो जब सेल में स्टोरेज हो जाएगा तो क्या होगा, सेल हमारी हैवी हो जाएगी और हैवी सेल एक्टिवली डिवीजन शो नहीं कर पाएगी, ठीक है। जब हाई अमाउंट में स्टोरेज हो रहा है, हाई अमाउंट में स्टोरेज जब हो जाएगा, हाई स्टोरेज, हाई अमाउंट स्टोरेज never allow active cell division, ठीक है। वैक्यूल्स का काम है स्टोरेज, वो 50 to 90% स्टोरेज कर लेता है, और जब हाई अमाउंट में, इतना ज्यादा हाई अमाउंट में स्टोरेज होगा किसी भी सेल में, तो वो सेल एक्टिवली डिवीजन शो नहीं कर पाएगी। लेकिन मेरिस्टेमेटिक का काम क्या है, एक्टिव सेल डिवीजन शो करना, इनका काम है एक्टिवली सेल को डिवाइड करना, ठीक है। और जब इनमें वैक्यूल्स आ जाएंगे तो ये इसी प्रॉपर्टी को तो खो देंगी, और ये इस प्रॉपर्टी को लॉस करना नहीं चाहती, क्योंकि अगर ये प्रॉपर्टी लॉस हो जाएगी तो प्लांट में ग्रोथ रुक जाएगी ना, तो प्लांट में ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। इसलिए ये अपने सेल में से वैक्यूल को रिमूव कर देती हैं, ताकि ये एक्टिव सेल डिवीजन शो करके प्लांट में प्रॉपर ग्रोथ प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो ये हमारा रीजन हो गया कंप्लीट कि क्यों वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं, वो हमने देख लिया कि क्यों, क्या ऐसा रीजन था जो सेल्स में वैक्यूल एब्सेंट थे, वो हमने देख लिया कि अगर वैक्यूल होते तो हमारे सेल प्रॉपर डिवीजन नहीं कर पाते, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट प्लांट टिश्यू में क्या होता है, अगर परमानेंट प्लांट टिश्यू की बात की जाए तो यहाँ पे हमने अभी स्टार्टिंग में देखा था, ऐसे टिश्यूज जिनमें सेल डिवीजन एक टाइम के लिए चलता है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो परमानेंटली स्टॉप हो जाता है, फिर दोबारा कभी वो सेल डिवीजन नहीं करती, ठीक है। तो वो ऐसी सेल को हम क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यूज, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, टिश्यूज, टिश्यू सेल मतलब ऐसे टिश्यू का सेल लूज एबिलिटी टू डिवाइड फर्दर, मतलब इसमें सेल डिवीजन, मतलब इस बात से ये है कि सेल डिवीजन स्टार्ट हुआ, ठीक है, सेल डिवीजन स्टार्टेड, सेल डिवीजन स्टार्ट हो गया, स्टार्ट होने के बाद आफ्टर सम टाइम स्टॉप, कुछ टाइम के बाद वो जो सेल डिवीजन था वो स्टॉप हो गया, और ये इस तरीके से स्टॉप हो गया कि वो परमानेंटली स्टॉप हो गया, और दोबारा फिर कभी भी वो सेल डिवीजन को स्टार्ट नहीं कर पाती है। ऐसी सेल्स को बोलते हैं परमानेंट सेल्स, और ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को बोलते हैं परमानेंट टिश्यूज, ठीक है। तो एबिलिटी सेल डिवीजन की लॉस हो जाती है, उनको बोलते हैं हम लोग क्या, परमानेंट टिश्यूज, ठीक है। फिर जब ऐसी सेल बन गई, मतलब अब हमारी सेल क्या है, जैसे नॉर्मली अगर हम अपनी जितनी भी सेल है उनको अगर देखा जाए तो सेल ग्रो करती है, डिवाइड करती है, मतलब ग्रो कैसे करती है, डिवीजन से। सेल अभी अभी बनी है, यंग सेल है, वो डिवीजन करके अपने आप को ग्रो करेगी, ग्रो करने के बाद उसके पास दो ऑप्शन आएंगे, या तो वो किसी फंक्शन को परफॉर्म कर ले, और या तो वो आगे भी सेल डिवीजन कर ले, जैसे मेरिस्टेमेटिक का काम है, ठीक है। और कभी गलती से अगर ये सेल को डैमेज हो गया, ठीक है, अगर गलती से ये सेल डैमेज हो जाती है तो डैमेज होने के बाद फिर क्या होगा, वो सेल वापस से अगल बगल की सेल डिवाइड करके उस डैमेज सेल को रिप्लेस कर देगी। लेकिन इनमें क्या होता है कि अगर ये डैमेज हो गई तो हो गई, इनको कोई रिप्लेस करने वाला नहीं आता, क्योंकि ये परमानेंटली सेल डिवीजन को लॉस कर चुकी होती है। तो ये लॉस कर देने की प्रॉपर्टी से ये बाकी सारे टाइप की सेल, जितनी भी सेल दुनिया में एग्जिस्ट करती है, उनसे एकदम अलग हो जाती है, उनसे एकदम अलग हो जाती हैं, ठीक है। और अलग होने के प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब क्या कि अगर ये सेल, मतलब कुछ सेल्स तो ऐसी होती हैं जो सेल डिवीजन करते रहेंगी कंटिन्यू, ठीक है। कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो सेल डिवीजन अभी कर रही हैं, बंद कर देंगी, फिर जब नीड लगेगी, जरूरत महसूस होगी, तो फिर से वो सेल डिवीजन को कंटिन्यू करेंगी। लेकिन कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो एक बार सेल डिवीजन करती हैं, डिवाइड कर रही है, स्टॉप हो गई तो परमानेंटली स्टॉप हो जाएंगी, दोबारा वो कभी रिकंटिन्यू नहीं कर पाती हैं। ऐसी टाइप की सेल को बोलते हैं कि वो सेल क्या हो गई, डिफरेंशिएटेड हो गई,
और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में कौन आ गया, डिफरेंशिएटेड सेल। इस टाइप के सेल को बोलते हैं डिफरेंशिएटेड सेल, जो एक बार अपना सेल डिवीजन लॉस कर दिए, अब दोबारा कभी भी सेल डिवीजन कंटिन्यू नहीं कर पाएगी, उस टाइप की सेल को बोलते हैं डिफरेंशिएटेड सेल, और इस प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ सेल टाइप्स इन द टिश्यू डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। मतलब अब इनके कंपोजिशन के बेसिस पे, मतलब कि बहुत सारी ऐसी, केवल परमानेंट टिश्यू में बहुत सारी सेल्स आती हैं जो अपना सेल डिवीजन परमानेंटली स्टॉप कर देती हैं। ठीक है, तो अगर वो सेम टू सेम टाइप, मतलब जैसे क्या है कि जब एक टिश्यू बनता है तो उसमें बहुत सारी सेल्स आती हैं, तो दो प्रोबेबिलिटी होती है, एक या तो ये सारे सेल आपस में सेम टू सेम हो, स्ट्रक्चरली भी और फंक्शनली भी, और दूसरी बात ये, या तो कुछ सेल आपस में सेम हो, ठीक है, या तो ये दो सेल आपस में सेम हो, या तो ये दो आपस में सेल सेम हो। ठीक है, तो मतलब कुछ प्रोबेबिलिटी ऐसी भी आती है कि सारी सेल आपस में एक जैसी नहीं होती, या तो सारी सेल एक जैसी होंगी, ठीक है, तो भी वो ग्रुप बन के टिश्यू बनाएंगी, या तो वो सारी सेल आपस में डिफरेंट होंगी तो भी वो टिश्यू बनाएंगी, लेकिन टिश्यू बनने के बाद उनका फंक्शन सेम हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मली हम बोलते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, वो होते हैं हमारे टिश्यू। ठीक है, तो उसमें ऐसी भी सेल्स ग्रुप हो सकती है जो सेम टू सेम हो, तब भी टिश्यू बनेगा, और अगर अलग अलग टाइप की सेल कंबाइन हो रही है और फंक्शन एक ही परफॉर्म कर रही है तब भी वो टिश्यू होगा। तो परमानेंट टिश्यू में क्या होता है कि कभी कभी सेल जो है वो सेम टाइप की आती है, मतलब सारी सेल आपस में सिमिलर दिखेगी और फंक्शन भी सेम टू सेम परफॉर्म करेगी, तो वो हो जाती है हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि अलग अलग टाइप की सेल कंबाइन होती है लेकिन फंक्शन एक ही परफॉर्म करती है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, समझ आया कि जब ग्रुप ऑफ सेल बना सारी सेल सेम टू सेम तो सिंपल परमानेंट टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल बना सारी सेल डिफरेंट डिफरेंट तो वो हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स। सेम सेल्स यहाँ पे आएंगी, डिफरेंट सेल्स आएंगी यहाँ पे। ठीक है, सेम टू सेम आ गई सारी की सेल, तो ये हो जाएगा सिंपल परमानेंट टिश्यू। अलग अलग सेल आकर के ग्रुप बना रही है लेकिन फंक्शन सबका एक ही रहेगा। ठीक है, तो हो जाता है हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, बात समझ आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से टिश्यू का क्लासिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, परमानेंट टिश्यू का क्लासिफिकेशन हो गया टू टाइप्स में, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट में क्या क्या है, सिंपल परमानेंट में अगर देखें तो इसमें क्या क्या है। ठीक है, एक सेकेंड, सिंपल परमानेंट, ठीक है, ओके। सिंपल परमानेंट टिश्यू में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है कि टिश्यू लॉस डिवाइडिंग कैपेसिटी। ऑब्वियसली ये परमानेंट टिश्यू है तो ये अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी को लॉस कर चुकी है। ठीक है, कंसिस्टिंग सेल्स आर ऑफ सेम टाइप्स, मतलब ऐसा टिश्यू बना जिसने अपनी सेल डिवीजन की कैपेसिटी को लूज कर दिया है, प्लस वो कैसी टाइप की सेल का ग्रुप बन रहा है जो सेम टू सेम है, सेम टाइप की सारी सेल्स आएंगी इस ग्रुप को बनाने के लिए, उसको बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, अब इनके बारे में कुछ बातें हैं कि ये फ्यू लेयर्स में होती है, मतलब ऐसे सेल की ये एक लेयर, फिर ये दूसरी लेयर, ये कुछ लेयर्स में अरेंज होते हैं प्लांट की बॉडी पे। कहाँ होते हैं ये पता चलता है एपिडर्मिस के बिलो। एपिडर्मिस क्या होती है अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यूजुअली जानते हैं तो एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर होती है जो पूरे प्लांट बॉडी को कवर करती है। ठीक है, तो सपोज अगर ये हमारी एपिडर्मिस है तो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे कुछ लेयर्स में ये हमारी सिंपल परमानेंट टिश्यूज भी अरेंज होती है। ठीक है, तो फ्यू लेयर्स होता है इनका कहाँ पे, बिलो द एपिडर्मिस। फिर फर्दर इनका भी डिवीजन होता है, इनका भी डिवीजन हो जाता है, कैसे, फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। इनको हम थ्री टाइप्स में डिवाइड करते हैं, किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। उनके फंक्शन और उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम इनको थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, फंक्शन का मतलब क्या कि वो कैसा फंक्शन परफॉर्म कर रही है, वो प्लांट को कौन सी प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, और दूसरा स्ट्रक्चर का मतलब क्या कि उनकी जो सेल्स हैं वो कैसी हैं, उनमें इंटरसेलुलर स्पेस लेवल कैसा है, सेल वॉल की थिकनेस कैसी है, तो ये सारी बेसिस पे इनको हमने
डिवाइड किया है, एक का नाम है पैरेन्काइमा, फ्लोरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, पहला है पैरेन्काइमा, फिर है कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या है हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, जिसमें से हम पहला डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं पैरेन्काइमा के बारे में। ठीक है, पैरेन्काइमा के बारे में बताऊं तो जो पैरेन्काइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू के पहले टाइप है, पहली बात तो यही है, ये हमारे फर्स्ट टाइप है। दूसरा, ये मोस्ट कॉमनली पाए जाते हैं, मोस्ट कॉमन। ठीक है, इनकी जो सेल वॉल होती है, मतलब इनकी जो सेल्स हैं, अगर ये सेल्स हैं इनकी, तो इनके अराउंड सेल वॉल की थिकनेस बहुत ही कम होती है, सेल वॉल बहुत ही पतली पतली सी होती है। ठीक है, तो जहां पे सेल वॉल की थिकनेस कम, ऑलवेज रिमेंबर एक पॉइंट कि जो सेल वॉल की थिकनेस होती है और इंटरसेलुलर स्पेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब सेल वॉल थिकनेस is inversely proportional to intercellular space। मतलब ये कि जो सेल वॉल की थिकनेस जहां पे ज्यादा वहां पे इंटरसेलुलर स्पेस कम। ठीक है, और जहां पे इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादा वहां पे सेल वॉल की थिकनेस कम। तो यहाँ पे थिन है सेल वॉल, इसका मतलब सेल वॉल थिक है, तो अगर सेल वॉल थिक है तो इंटरसेलुलर स्पेस कम है, लेकिन यहाँ पे सेल वॉल कैसी है, थिन है, पतली है, कम मोटी है, तो उससे क्या हो गया, मैक्सिमम इंटरसेलुलर स्पेस हो गया। समझ आया? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पे सेल वॉल की थिकनेस ज्यादा होगी वहां पे इंटरसेलुलर स्पेस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। यहाँ पे हमने बात की है कि सेल वॉल की थिकनेस कम है, थिन है, तो मैक्सिमम इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा। ठीक है, इनकी जो सेल्स होती हैं वो सारी की सारी लिविंग सेल्स होती हैं। ठीक है, लूजली अरेंज्ड होती हैं, मतलब इनके बीच लूजली अरेंज्ड भी है, तो मतलब अब इंटरसेलुलर स्पेस और भी ज्यादा होगा। अगर टाइटली होती तो थोड़ा कम होता भी, लेकिन लूजली है तो उसकी वजह से और ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेस आ गया। तो ये इस बात को प्रमोट करती है कि इंटरसेलुलर स्पेस और भी ज्यादा बढ़ जाए। ठीक है, हैव लार्ज वैक्यूल्स, इनमें जो है वैक्यूल्स ना बहुत ही लार्ज होता है, जिसकी वजह से ये स्टोरेज ऑफ फूड के लिए कैपेबल है। ठीक है, फिर हैव क्लोरोफिल, जो हमारी पैरेन्काइमा की सेल होती है इनके पास क्लोरोफिल्स भी होते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली अब क्लोरोफिल है तो वो फोटोसिंथेसिस करने के लिए कैपेबल है, तो ये फोटोसिंथेटिकली एबल हो जाती है। ठीक है, और एक बात, जो सेल पैरेन्काइमा की क्लोरोफिल को कंटेन करती है उसे कहा जाता है क्लोरेन्काइमा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, प्लांट की ऐसी सेल, वो भी पैरेन्काइमा की स्पेशली, जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, क्लोरेन्काइमा। और दूसरी बात कि अगर प्लांट में कोई भी एक्वेटिक है, एक्वेटिक का मतलब वाटर में रहने वाला, वाटर में रहने वाला प्लांट है, उसमें अगर हमारा पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है तो उस कंडीशन में इस पैरेन्काइमा को हम क्या बोलते हैं, एरेन्काइमा। वहां पे हम इसी को बोलते हैं एरेन्काइमा। ठीक है, एरेन्काइमा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, एक है क्लोरेन्काइमा और एक है एरेन्काइमा। एरेन्काइमा कि जब कभी भी पैरेन्काइमा किसी एक्वेटिक प्लांट की बॉडी में पाया जाएगा तो उसे एरेन्काइमा बोलेंगे, और जब कभी भी प्लांट में पैरेन्काइमा की सेल है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट हो गया, वो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव हो गई, तो उसे बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। ठीक है, अब एरेन्काइमा होने की वजह से प्लांट को क्या फायदा मिलता है कि जो पानी में रहने वाले प्लांट होते हैं ना, वो तैरने के लिए कैपेबल हो जाते हैं, पानी के ऊपर से इनको दिखते हैं प्लांट, किसकी वजह से, एरेन्काइमा की वजह से। ठीक है, उनको बायोन्सी मिल जाती है, मतलब एयर सैक्स मिल जाते हैं। ठीक है, एयर के बने, मतलब जैसे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से उनका वेट थोड़ा कम हो जाता है और वो ऊपर आकर के तैरने लगते हैं। ठीक है, प्रोवाइड बायोन्सी, मतलब बायोन्सी का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू फ्लो, एबिलिटी टू फ्लो, तैरने के लिए उनके पास एबिलिटी आ जाती है। ठीक है, तो वो किसकी वजह से आ रही है, पैरेन्काइमा की वजह से आती है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, एरेन्काइमा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा में
सेकंड सिंपल परमानेंट टिश्यू है, ठीक है। ये प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। हवा चलती है, बहुत तेज आंधी आती है, प्लांट मूव करता है, बेंड होता है, लेकिन ब्रेक नहीं होता, इजीली क्रैक नहीं होता। किसकी वजह से? कॉलेनकाइमा की वजह से, ठीक है। कॉलेनकाइमा जब तक उस प्लांट की बॉडी में रहेगा तब तक वो प्लांट कभी भी टूट नहीं सकता, क्योंकि वो प्लांट हो गया है फ्लेक्सिबल, ठीक है। फिर हैव इंटरसेलुलर स्पेस, इनमें भी इंटरसेलुलर स्पेस होता है, बट कंपैरेटिवली पैरेंकाइमा के कंपैरिजन में लेस, ठीक है, लेस। किसके कंपैरिजन में? पैरेंकाइमा। पैरेंकाइमा में सबसे ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेस होता है, उसके बाद होता है कॉलेनकाइमा में, और सबसे कम या ना ही कह लो वो होता है स्क्लेरोसिस, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेल वॉल थिन है, लेकिन थिक एज कंपेयर टू पैरेंकाइमा। अगर पैरेंकाइमा के कंपैरिजन में देखा जाए तो थिक होगी, ठीक है, और अगर स्क्लेरोकाइमा के कंपैरिजन में देखा जाए तो थिन होगी। ओवरऑल ये मीडियम है। ओवरऑल हम इसको कह सकते हैं कि हैव इंटरमीडिएट इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरमीडिएट इंटरसेलुलर स्पेस होता है बिटवीन पैरेंकाइमा एंड स्क्लेरोकाइमा, ठीक है। अलाउ बेंडिंग, वही बात, जब उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी आ गई तो प्लांट हमारे इजीली बेंड हो सकते हैं, और कितनी भी तेज आंधी आ जाए ये कभी भी ब्रेक नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्क्लेरोकाइमा। स्क्लेरोकाइमा के बारे में क्या है? स्क्लेरोकाइमा के बारे में बताऊं तो ठीक है, हाँ, स्क्लेरोकाइमा के बारे में है क्या कि जो हमारी स्क्लेरोकाइमा होती है वो हार्ड एंड स्टिफ होती है, हार्डनेस प्रोवाइड करती है। प्लांट इतना ज्यादा रिजिड क्यों होता है? लकड़ी की बनी चीजों को एक बार टच करके देखो, बहुत ही हार्ड होती है। क्यों? उसमें प्रेजेंट होता है स्क्लेरोकाइमा, उसमें होता है स्क्लेरोकाइमा, ठीक है। फिर ये हस्क ऑफ कोकोनट बनाता है। ऐसे कोकोनट देखा है जो ब्राउन कलर का उसका रेशे टाइप का निकलता है, वो किसका बना होता है? स्क्लेरोकाइमा का बना होता है, जो काफी ज्यादा हार्ड होता है, उसको फोड़ना पड़ता है ना। फिर सेल्स आर डेड, इनकी जो सेल्स है वो डेड होती है। अभी हमने पैरेंकाइमा में पढ़ा वो लिविंग थी, लेकिन यहाँ की सेल्स जो है वो डेड होती है। लॉन्ग होती है, नैरो होती है। लॉन्ग का मतलब लंबी लंबी सी होगी, और नैरो का मतलब पतली पतली सी, ठीक है, लाइक दिस। फिर थिक सेल वॉल, अब देखिए यहाँ पे जब सेल वॉल की थिकनेस बढ़ गई तो इंटरसेलुलर स्पेस उतना ही कम हो गया, ठीक है। तो ये बात है इंपॉर्टेंट कि जब यहाँ पे सेल वॉल की थिकनेस हो गई ज्यादा तो इंटरसेलुलर स्पेस ऑटोमेटिकली हो गया कम, तभी तो बोलते हैं कि ये इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल तभी ऐसा हो रहा है, लेकिन अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो सेल वॉल की थिकनेस बढ़ती तो इंटरसेलुलर स्पेस भी बढ़ जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये इनवर्स, ठीक है। फिर उसके बाद लेस इंटरसेलुलर या फिर नो ही कह लो, क्योंकि थिकनेस बहुत ही एडवांस होती है। इनकी जो सेल वॉल होती है वो किस चीज की बनी होती है? सेलुलोज एंड लिग्निन, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है। फिर नो इंटरसेलुलर स्पेस, ये नो होगा, नो इंटरसेलुलर स्पेस, यहाँ पे नो इंटरसेलुलर स्पेस कह लो या लेस कह लो, बात सेम, ठीक है, सेम टू सेम। फिर नो एनी वैक्यूल प्रेजेंट, यहाँ पे वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं, वैक्यूल एब्सेंट होते हैं यहाँ पे। इसका मतलब वैक्यूल जब एब्सेंट हो इसका मतलब क्या हुआ? स्टोरेज नहीं होगा, ठीक है। वैक्यूल होता है तभी तो स्टोरेज होता है, वैक्यूल ही नहीं है तो स्टोरेज भी नहीं होगा। कहाँ पे लोकेट होते हैं? स्टेम्स पे पाए जाते हैं, ठीक है। वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल क्या होता है अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। वैस्कुलर बंडल होता है हमारे जाइलम प्लस फ्लोएम, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम को मिला करके हम क्या बोलते हैं? वैस्कुलर बंडल बोलते हैं, या फिर उसे हम वैस्कुलर टिश्यूज भी कहते हैं, ठीक है। वेन्स ऑफ लीव्स, लीव्स देखा है ऐसे लीव्स होती हैं, उसमें ऐसे वेन्स होती हैं ऐसे ऐसे, तो वहां पे भी ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। हार्ड कवरिंग ऑफ सीड एंड नट्स, नट्स देखा है अखरोट वगैरह, तो उसमें क्या है? हार्ड सी कवरिंग होती है जिसको ब्रेक करना थोड़ा कठिन होता है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे, जैसे इधर था नाश्ता कोकोनट, वैसे ही नट्स के ऊपर भी कवरिंग बना के रखते हैं, और सीड्स को भी प्रोटेक्शन के लिए ये कवर करके रखते हैं, ठीक है। क्यों कवर करके रखते हैं? ताकि सीड हमारा प्रोटेक्टेड रहे, प्रोटेक्टेड, ठीक है। फिर स्ट्रेंथ टू द प्लांट, प्लांट को ये मजबूती प्रोवाइड करते हैं। तो ओवरऑल स्क्लेरोकाइमा में ये सारा फंक्शन है और ये उनकी लोकेशन है, ठीक है। स्क्लेरोकाइमा के बाद फिर आता है हमारा एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होता है? एपिडर्मिस अभी हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे ना, एपिडर्मिस का नाम आया था, जो उसके बारे में थोड़ा सा बताया था कि
जो है वो आउटर मोस्ट लेयर कहलाती है ना। एपिडर्मिस को हम लोग क्या कह रहे थे, आउटर मोस्ट लेयर बोल रहे थे। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये प्लांट की ना बॉडी के सबसे बाहर ही पाई जाती है, उनकी पूरी बॉडी को कवर करके रखती है। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। आउटर मोस्ट लेयर है सिंगल लेयर ऑफ सेल होता है। ठीक है, मतलब जैसे एक ही लेयर, ऐसे एक ही लेयर प्लांट की बॉडी को कवर करेगी, केवल एक लेयर पूरी प्लांट की बॉडी पे स्प्रेड होती है। ठीक है, जब कभी भी कोई प्लांट ड्राई हैबिटेट में पाया जाएगा तो उसकी एपिडर्मिस थिक हो जाती है। क्यों थिक हो जाती है, टू प्रिवेंट वाटर लॉस। टू प्रिवेंट वाटर लॉस मतलब क्या, अब ऑब्वियसली डिजर्ट एरिया में पानी की बड़ी डिपेंडेंसी होती है, पानी वहाँ पे पहले से ही कम है, अब वहाँ पे वाटर लॉस हो गया, तो वाटर लॉस यहाँ पे कहने का मतलब है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन, वाटर लॉस का मतलब ये है ट्रांसपीरेशन। अब पानी पहले ही कम है, ट्रांसपीरेशन हो जाएगा तो प्लांट तो सूख जाएगा ना, तो प्लांट सूखे ना, इसीलिए उनकी लीव्स के ऊपर, उनकी पूरी प्लांट की बॉडी के ऊपर एक थिक लेयर ऑफ एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है, ताकि वो प्लांट से ट्रांसपीरेशन का रेट कम हो जाए और प्लांट ज्यादा टाइम तक सरवाइव कर सके। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट। वही बात, जब थिक एपिडर्मिस हो जाएगी तो पूरी प्लांट बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, फिर एपिडर्मिस ऑन एरियल, एरियल पार्ट्स क्या होते हैं, एरियल, अभी देखो जैसे ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, तो ये है बीच में इसकी मिड स्टेम है, ये इसकी मिड स्टेम है। ठीक है, लेकिन जो पार्ट ऐसे सराउंडिंग में है, ये पार्ट ये जैसे बाहर है, मिड स्टेम के अलावा जो पार्ट इधर उधर मूव कर रहे हैं, जो बोलते हैं एरियल पार्ट, जो हवा में ऐसे होते हैं, इनके ऊपर कोई बेस नहीं लगा होता, लेकिन ये मिड स्टेम का बेस है, रूट यहाँ से, लेकिन इनका कोई बेस नहीं होता, ये हमारी मिड स्टेम से ही अराइज होती है, तो उनको बोलते हैं एरियल पार्ट्स। ठीक है, तो जो एरियल पार्ट्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं एक वैक्सी लेयर। ठीक है, वैक्स मतलब बहुत ही चिपचिपी सी लेयर सिक्रीट करते हैं, जिससे क्या उनको मिलता है, प्रॉफिट वाटर रेजिस्टेंस। वाटर रेजिस्टेंस हो जाती है उनकी बॉडी, किसकी वजह से, इस वैक्सी लेयर की वजह से, ऑन दी आउटर लेयर ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, प्लांट अपनी बॉडी के बाहर एक वैक्सी लेयर सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपीरेशन का रेट कम हो जाता है। ठीक है, वाटर रेजिस्टेंस हो जाते हैं और वो अपने आप को बचा लेते हैं। प्रिवेंट फ्रॉम ट्रांसपीरेशन, ये एपिडर्मिस क्यों प्रेजेंट होती है, ट्रांसपीरेशन से बचाने, वही बात, वाटर लॉस ना हो। ठीक है, उसी को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। मैकेनिकल इंजरी, चोट वोट जो लोग काटते पेड़ वगैरह तो जल्दी पेड़ ना कटते। ठीक है, तो उस चीज के लिए भी ये प्रोटेक्टेड रहती है। बैक्टीरिया और फंजाई की इन्फेक्शन से भी प्लांट को बचा के रखती है, कौन, एपिडर्मिस की लेयर। तो ये काफी ज्यादा यूजफुल है ना। एपिडर्मिस की तरह हमारी भी बॉडी में प्रेजेंट होती है लेयर, जिसको कहते हैं एपिथेलियम। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग प्लांट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कंटिन्यूअस लेयर होती है, मतलब ऐसे नहीं कि इतने दूर तक है फिर गैप कर दिया फिर गैप, नहीं, ये कंटिन्यूअसली पूरे प्लांट बॉडी को कवर करके रखती है। ठीक है, कंटिन्यूअस लेयर होती है जो पूरे प्लांट बॉडी को कवर कर रही है। नो इंटरसेलुलर स्पेस, मतलब जो एपिडर्मिस की जो सेल्स हैं वो सेल से ही मिलके तो बना, तो इनकी जो सेल्स है इनके बीच इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है, इनकी सेल्स के बीच इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है, जिसकी वजह से ये ट्रांसपीरेशन को रोक पाती है। अगर इंटरसेलुलर स्पेस होता, ऐसे है तो यहाँ से तो वाटर वेपर निकल जाता ना, तो इसीलिए यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस टोटली एब्सेंट होते हैं, और इनकी जो सेल्स होती है वो एकदम फ्लैट बोले तो एकदम से चिपटी सी सेल्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एस्टोमेटा। एस्टोमेटा क्या होता है, एस्टोमेटा के बारे में बताऊं तो जो हमारे एस्टोमेटा है वो क्या है, स्मॉल पोर्स है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं हमारे लीफ के जस्ट पीछे। अगर ये हमारी लीफ है, ये आगे से ऐसे दिख रही है। ठीक है, अगर मैं इसका बैक साइड चेक करूं, ठीक है, इस लीफ का अगर मैं ऐसे बैक इसको करूं, ये लीफ का फ्रंट एरिया है, ये इसका बैक एरिया है, तो इसके बैक एरिया में ऐसे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं पोर्स से प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस एक्सचेंज करता है, उन्हीं पोर्स को क्या बोलते हैं, एस्टोमेटा। ठीक है, इन्हीं पोर्स को एस्टोमेटा बोलते हैं। तो ये स्मॉल पोर्स है,
लिंक ऑन एपिडर्मिस, एपिडर्मिस पे ही पाए जाते हैं ये, ठीक है। एपिडर्मिस की लेयर तो लीफ पे भी होगी, उसी लीफ की लेयर पे ही छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या काम करते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फोटोसिंथेसिस के टाइम में हमको पता है ना कि हमको CO2 प्लांट को प्रोवाइड करना है और ऑक्सीजन प्लांट से रिमूव करना है। तो ये कहाँ से होता है? इसी स्टोमेटा की पोर से होता है। इस स्टोमेटा का स्ट्रक्चर इतना छोटा सा है, लेकिन जब इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करेंगे तो इसके किनारे किनारे ना कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है जिसको कहते हैं गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल्स क्या करती हैं? इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करती हैं। मतलब इसका मतलब ये कि जो हमारा स्टोमेटा है वो हमेशा ओपन नहीं होता और ना ही हमेशा क्लोज रहता है, ठीक है। कभी कभी ये ओपन होता है। कब ओपन होता है? जब हमको फोटोसिंथेसिस करनी जरूरत रहती है, जब फोटोसिंथेसिस का टाइम आता है और जब वाटर लॉस करना होता है, जब प्लांट की बॉडी में कहीं बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में वाटर आ जाता है, उसको रिमूव करने के लिए ये अपने स्टोमेटल पोर्स को ओपन करते हैं, नहीं तो हमेशा ऑल टाइम क्लोज। तो उसको कौन गाइड करता है? गार्ड सेल्स गाइड करते हैं, ठीक है ना। फिर गार्ड सेल्स क्या है? ये किडनी शेप के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं, ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा स्टोमेटल पोर है और ये हमारी गार्ड सेल्स है। तो ये अभी ओपन दिख रहा है तो ये हमारा स्टोमेटा ओपन कहलाएगा। क्लोज हो जाता है तो ऐसा दिखता है, एकदम से ऐसा। मतलब ये कोई भी पोर, यहाँ पे भी पोर नजर आ रहा है, गैप, दोनों सेल्स के बीच ऐसे गैप दिख रहा है, तो ये ओपन स्टोमेटा है। यहाँ पे नो गैप तो ये क्लोज स्टोमेटा है, ठीक है। तो स्टोमेटा के बात में यही है कि जो हमारा स्टोमेटा होता है वो हमको हेल्पफुल होता है फोटोसिंथेसिस के टाइम्स पे, ठीक है। फिर एपिडर्मिस के बारे में थोड़ी और बातें, ठीक है। एपिडर्मिस के बारे में थोड़ी और बातें वो ये कि एपिडर्मिस अगर हमारे प्लांट्स के रूट में पाया जाए तो क्या होगा, ठीक है। फाउंड इन प्लांट के रूट, वो कहीं प्लांट के हर पार्ट में पाए जाते हैं, तो जब वो प्लांट के रूट्स में पाए जाएंगे तो क्या करेंगे? वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ा देंगे, ठीक है। उसमें से लॉन्ग हेयर्स आएंगे जिसे हम क्या बोलते हैं? रूट हेयर्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। रूट हेयर्स अराइज होते हैं जो क्या करते हैं? इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। रूट हेयर्स आ जाएंगे तो एब्जॉर्प्शन का रेट बढ़ जाता है, तो प्लांट अच्छे से जल्दी जल्दी ग्रो करता है, ठीक है, क्योंकि उसको क्या मिल गया? जल्दी जल्दी वाटर मिलेगा। इम्परवियस टू गैस एंड वाटर। इम्परवियस मतलब परमिएबल, सुना है? परमिएबल जो परमिट कर दे, परमिशन प्रोवाइड करे। इम्परवियस का मतलब होता है इम्परमिएबल। इम्परमिएबल मतलब डू नॉट अलाउ फ्लो ऑफ वाटर एंड गैसेस। ये यहाँ पे रूट से गैसेस और वाटर का अलाउ बाहर की तरफ नहीं करता, ठीक है। केवल एब्जॉर्प्शन का काम करेगा, उसको वाटर लॉस नहीं करेगा, ट्रांसपीरेशन नहीं होता रूट से यहाँ पे, अगर ये पाई जाएगी एपिडर्मिस के लिए, ठीक है। फिर फॉर एब्जॉर्प्शन के लिए ये प्रेजेंट होती है। फिर हैव अ वैक्सी कोटिंग, प्रिवेंट वाटर लॉस इन ज़ीरोफाइट्स। देखो अभी हमने पढ़ा था एपिडर्मिस में कि जो हमारे एपिडर्मिस की लेयर है वो एक वैक्सी लेयर बनाती है, ठीक है, जिससे क्या है? वाटर लॉस बचता है। ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स क्या होते हैं? डिजर्ट एरिया में रहने वाले प्लांट्स को ज़ीरोफाइट्स कहा जाता है। तो ज़ीरोफाइट्स में ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कैसे? एक वैक्स मतलब एक वाटरप्रूफ लेयर, वैक्स का मतलब होता है ना स्लिपरी, तो स्लिपरी लेयर से पानी जल्दी इवेपोरेट नहीं हो पाता, ठीक है। उस लेयर का नाम क्या पड़ा? क्यूटिकल। उस लेयर को बोलते हैं क्यूटिकल, जो कैसी होती है नेचर में? वाटरप्रूफ, मतलब नो वाटर लॉस हो सकता है यहाँ से। एपिडर्मिस इज चेंजिंग विद प्लांट ग्रोथ, मतलब एपिडर्मिस धीरे धीरे ग्रो करती रहती है, मतलब इसमें सेल डिवीजन होता है, ठीक है। सेल डिवीजन अकर्स, सेल डिवीजन यहाँ पे हो रहा है, तभी तो धीरे धीरे चेंज कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे सेकेंडरी मेरिस्टेम्स लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स forms layer of cell which is constitute cork। मतलब क्या? मेरिस्टेमेटिक सेल्स हमने पढ़ा है, ठीक है। अभी हायर क्लासेस में जाओगे तो वहां पे तुमको पढ़ने को मिलेगा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की जो सेल्स हैं उनमें डिविजन्स किया जाता है, ठीक है। प्राइमरी मेरिस्टेम्स, सेकेंडरी मेरिस्टेम्स, टर्शियरी मेरिस्टेम्स। तो वैसे ही कुछ सेकेंडरी मेरिस्टेम्स होती हैं वो कलेक्टेड हो जाती है और कलेक्ट करके कॉर्नर पे, ठीक है, बनाती है हमारी कॉर्क सेल। कॉर्क सेल याद आ रहा है क्या होता है? कॉर्क सेल से तो हमारे रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवरी की थी, ठीक है। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क का यूज करके, इसी कॉर्क का यूज करके उन्होंने क्या किया था? सेल की डिस्कवरी की थी।
ठीक है। कॉर्क कैसी सेल होती है? डेड होती है। हमने वहां पे भी डिस्कस किया था कि जब सेल की डिस्कवरी हुई थी कॉर्क से, तो वो हमारी डेड सेल थी, है ना। तो यहाँ पे भी वही बात है, डेड थी। और ये टाइटली फाउंड, टाइटली अरेंज होती है, मतलब इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पे नहीं होता, एकदम टाइटली अरेंज है, नो इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है, स्पेसेस यहाँ पे नहीं है। और इसके जो सेल्स होती है इनमें क्या फील्ड होता है? सबेरिंग, सबेरिंग होता है इनके पास। इनकी जो लेयर्स होती है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? सबेरिंग। सबेरिंग क्या है? जैसे सेलुलोज एक कंपोनेंट है जो लेयर बनाते हैं, वैसे ही सबेरिंग भी एक ऐसी सब्सटेंस है जो लेयर बनाने का काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्या? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में बताऊं तो जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं वो हमारे ऐसे टाइप के परमानेंट टिश्यू बने हैं जिसमें डिफरेंट टाइप के सेल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब एक ऐसा ग्रुप ऑफ सेल जिसमें अलग अलग टाइप की सेल बन करके ग्रुप बना रही है और फंक्शन एक ही परफॉर्म करती है, और वो फंक्शन क्या है? कंडक्टिंग टिश्यू इनको बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये कोऑर्डिनेट करती हैं एक कॉमन फंक्शन, और वो फंक्शन क्या है हमारा? कंडक्शन। वो फंक्शन है कंडक्शन, या तो वाटर का या तो फूड का, ठीक है। तो उनके मटेरियल कौन सा वो कंडक्ट कर रही है उसके बेसिस पे टू क्लासेस में डिवाइड किया गया है कि या तो वो वाटर कंडक्ट करेगी या तो फूड का कंडक्शन। तो एक बनी जाइलम, एक बनी फ्लोएम, ये बनी हमारे वाटर के कंडक्शन के लिए और ये बनी फूड के कंडक्शन के लिए, ठीक है। तो उनके कंडक्शन के बेसिस पे हमने क्या किया? दो पार्ट में हमारे। सो हेलो एवरीवन, इन द न्यू सेशन आज हम पढ़ने वाले हैं एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने टिश्यू चैप्टर का पूरा प्लांट टिश्यू खत्म कर लिया था और आज हम एनिमल टिश्यू से स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक जब हम टिश्यू की स्टार्टिंग कर रहे थे तो वहां पे हमने देखा था कि टिश्यू जो थे वो हमारे टू पार्ट्स में डिवाइडेड थे, ठीक है। टिश्यू को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक था प्लांट और एक था एनिमल। प्लांट टिश्यू हमने कवर अप कर लिया है, ठीक है। आज जो हमें पढ़ने आना है वो है पूरा एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू के बारे में अगर बताओ तो एनिमल टिश्यू वो टिश्यूज होते हैं जो एनिमल्स की बॉडी में पाए जाते हैं, ठीक है। और एनिमल्स की बॉडी में पाए जाने वाले टिश्यूज होते हैं हमारे एनिमल टिश्यू, जो कि 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है एपिथेलियल, एक कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस, ठीक है। तो ये 4 टाइप के डिफरेंट टिश्यूज होते हैं जो पूरी एनिमल बॉडी में पाए जाते हैं। उसमें से पहला है हमारा एपिथेलियल टिश्यू, जिसकी स्टार्टिंग हम करने वाले हैं, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू के बारे में अगर मैं जानूं तो क्या होता है, देखो एपिथेलियल टिश्यू के बारे में है कि एपिथेलियल टिश्यू क्या करते हैं? कवरिंग एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू। ये ऐसे टिश्यूज होते हैं, एपिथेलियल के बारे में जरा सा ओवरव्यू दूं तो जैसे प्लांट की बॉडी में एपिडर्मिस पढ़ा था ना हमने, वहां पे पूरी प्लांट की बॉडी को कवर करके रखता था, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था। सिमिलरली यहाँ पे भी है हमारे एपिथेलियल टिश्यूज, एनिमल बॉडी में कवरिंग बनाना और उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना काम होता है एपिथेलियल टिश्यूज का, ठीक है। केवल बॉडी को ही नहीं कवर करता है, बॉडी के अंदर जितने ऑर्गन्स हैं उनकी भी स्पेसिफिकली कवरिंग करता है, ठीक है। तो ये क्या है? कवरिंग एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू इन एनिमल आर एपिथेलियल। एनिमल की बॉडी में जो हमारे कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू है वो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं और इट कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स, आल्सो फॉर्म अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। मतलब क्या कि हमारे बॉडी में अगर लीवर है हमारा, ठीक है, लीवर है तो उसकी भी कवरिंग बना के रखते हैं, उसके ऊपर भी ऐसे लाइनिंग बना के रखेंगे ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे। हमारा लंग्स है, सारे ऑर्गन्स के ऊपर कवरिंग बना के रखते हैं। और साथ ही साथ हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स है ना, जैसे एक है रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक है डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स हमारी बॉडी में हैं। तो ये क्या करता है? कवरिंग बना बना करके सारे सिस्टम को सेपरेट करने का भी काम करता है, ठीक है। जितने भी सिस्टम्स हमारे बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम और भी बहुत सारे सिस्टम, उन सब को कवर कर करके सेपरेट करता है एक दूसरे से, ताकि इसकी फंक्शनिंग से इंटरकोलैप ना करे, ठीक है। सब इंडिपेंडेंट होकर के अपनी फंक्शन को परफॉर्म करें, ठीक। उसके बाद दीज आर टाइटली पैक्ड, मतलब जो इनकी सेल होती है वो एकदम टाइटली पैक्ड होती है, इनमें जरा भी इंटरसेलुलर स्पेस बोले तो नहीं होता, ठीक है। और कंटिन्यूअस शीट जैसा स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक लगातार से सारी सेल्स बिना किसी इंटरमीडिएट स्पेस के कंटिन्यूअसली ऐसे प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में, ठीक है। ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेस, मतलब जब एकदम टाइटली पैक्ड होंगे तो स्पेस तो रहेगा ही नहीं, तो यहाँ पे नो इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। इट हैज सिंगल लेयर,
इनके पास जो हमारी बॉडी में कवरिंग बनाती है वो कवरिंग मल्टीपल लेयर्स की नहीं होती है, सिंगल लेयर की होती है। एक लेयर, जैसे ये हमारा ऑर्गन है, इसके ऊपर एक सिंगल लेयर की कवरिंग बनाती है, ठीक है, सिंगल लेयर की कवरिंग देगी। डबल लेयर होता तो ऐसा, लेकिन ये सिंगल लेयर है, मतलब ऑर्गेनल्स के ऊपर एक एक कवरिंग होती है। फिर as a result, anything entering or leaving the body must cross at least one layer of epithelium, जिसकी वजह से क्या होता है कि सपोज ये हमारा कोई बॉडी ऑर्गन है, सपोज जैसे हार्ट, ठीक है, हार्ट है, उसके अराउंड ये एक एपिथेलियल की कवरिंग है, ठीक है। तो अगर हार्ट में से ब्लड बाहर आना होगा या हार्ट में ब्लड जाना होगा तो एटलीस्ट ये एक सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम को क्रॉस करके ही जाए, ठीक है, क्योंकि ये एक सिंगल लेयर ऑफ कवरिंग एकदम अटैच होती है, इससे एसोसिएटेड होती है, तो एटलीस्ट एक लेयर ऑफ कवरिंग को ये पार करके ही जाएगा जो भी मटेरियल मूव करता है, ठीक है। परमिएबिलिटी ऑफ द सेल्स, परमिएबल वर्ड का मतलब पता है, एक तरीके से फिल्टर की तरह काम करता है, ठीक है, जो केवल यूजफुल चीजों को अलाउ करेगा और नॉन यूजफुल चीजों को रिजेक्ट आउट कर देगा, इंटर नहीं करने देगा सेल में। तो द परमिएबिलिटी of the cell of various epithelia plays an important role in regulating the exchange of materials between the body and the external environment and also different parts of the body। मतलब क्या, जो हमारे एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में मटेरियल्स को एक्सचेंज करने के लिए परमिएबल होते हैं। मतलब क्या, जैसे सपोज हमारा ये एक ऑर्गन है, अगर मैं बोलूं जैसे सपोज, ठीक है, इस लाइन का मतलब क्या है ये बता रही है कि जैसे सपोज हमारा ये ऑर्गन है, क्या ही बोलूं, ऐसे ठीक है। तो जैसे सपोज हमारा ये एक ऑर्गन है लीवर, हमारे बॉडी का एक ऑर्गन लीवर है, दूसरा ऑर्गन है यहाँ पे इंटेस्टाइन, ठीक है, ये रहा हमारा इंटेस्टाइन, ये हमारी बॉडी के अंदर ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है, और ये हमारी बॉडी की क्या है, स्किन, ये क्या हमारा स्किन है। तो देखो इसके कहने का मतलब क्या है कि अगर लीवर में से किसी चीज को ट्रेवल करके हमारे इंटेस्टाइन में आना होगा, ये क्या कर रही है, कवरिंग बना के रख रही है, यहाँ पे भी इसने कवरिंग बना के रखी हुई है, इसके ऊपर भी, इधर भी कवरिंग है, और हमारी स्किन, हमारी बॉडी के बाहर भी कवरिंग बना करके है, ठीक है। तो अगर किसी भी चीज को मूव करके हमारे इंटेस्टाइन में इंटर करना होगा इधर, तो वो पहले इस एपिथेलियम को क्रॉस करेगी, है ना, यहाँ से जब निकलेगी तो एपिथेलियम को क्रॉस करेगी, यहाँ जब इंटर करेगी तो भी एपिथेलियम को क्रॉस करेगी, ठीक है। तो जब भी किसी चीज का एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में एंट्री होती है या एग्जिट आउट होता है तो वो एटलीस्ट वन लेयर ऑफ एपिथेलियम को क्रॉस करके ही जाता है, ठीक है। प्लस जब भी कोई चीज हमारी बॉडी से सीक्रेट आउट होती है, ठीक है, या हमारी एनवायरनमेंट से बॉडी में इंटर करती है, तो वो भी एक लेयर ऑफ एपिथेलियम को क्रॉस करते हुए ही आती है। इस लाइन का मतलब यही है कि ये परमिएबिलिटी प्ले करती है, परमिएबिलिटी मतलब चीजों को परमिट करती है, जो जो यूजफुल चीजें होंगी उनको परमिट करेगी ताकि वो लीवर से इंटेस्टाइन में जाए, इंटेस्टाइन से लीवर में आए, और भी बहुत सारे ऑर्गन से, तो वो आपस में एक्सचेंज करने के लिए परमिएबल होती है ये लेयर, ठीक है। और केवल ऑर्गन्स के बीच ही नहीं, ये हमारे बॉडी और एनवायरनमेंट के बीच भी परमिएबल होती है। मतलब अगर हमारी ये बॉडी है, ठीक है, हमारी बॉडी से अगर कोई चीज बाहर जाना चाह रही है तो ये अलाउ करेगी, रोकेगी नहीं, अलाउ करेगी, ठीक है, और इंटर करना चाह रही है तो भी अलाउ करेगी, ठीक है। यूजफुल चीजें तो ऑब्वियसली अलाउ कर देगी, ठीक है। तो ये हमारे बॉडी में चीजों को एक्सचेंज के लिए परमिएबल होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि ऑल एपिथेलियम इज सेपरेटेड, सारी एपिथेलियम सेपरेटेड होती है फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यू बाय एन एक्स्ट्रासेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। मतलब क्या कि जैसे एपिथेलियम्स में भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, एक होता है क्यूबॉइडल होते हैं, ठीक है, उनकी क्यूब जैसी शेप होती है, एक होते हैं कॉलमनार होते हैं, ठीक है। तो जो हमारे जितने भी टाइप के एपिथेलियम्स होते हैं उन सब के अंदर क्या होता है, एक एबिलिटी होती है कि उनके नीचे ना
ठीक है, जितने भी एपिथेलियम के टाइप्स होंगे, चाहे वो क्यूबॉइडल हो, चाहे वो स्क्वैमस हो, चाहे वो सिंपल हो, चाहे वो कॉलमनार हो, सबके पास एक बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है जो उनको बाकी दूसरी चीजों से अलग करके रखती है। ठीक है, तो ये है इस लाइन का मतलब। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, नेक्स्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन के ही बारे में है। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इधर वो कैसी है देखो, इट इज द thin pliable sheet that provides support to the tissue as well as supply nutrient and blood to the epithelial cells। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या करती है ना, कि जैसे ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर ये हमारे कॉलमनार एपिथेलियम एसोसिएटेड है। ठीक है, ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये, और इसके ऊपर कॉलमनार एपिथेलियम एसोसिएट है। तो ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये क्या करेगी, अपने नीचे, इसके नीचे जो है यहाँ से ब्लड वेसल जाती है। ब्लड वेसल्स बोले तो आर्टरी और वेन्स, इसके जस्ट नीचे ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, जो ये क्या करेगा, इस ब्लड वेसल्स में ब्लड का काम होता है न्यूट्रिएंट को सप्लाई करना, जितने भी डाइजेस्टेड फूड है, जितने भी हार्मोन्स है, सबको कैरी करना। तो जो कुछ भी इस ब्लड में प्रेजेंट होगा, ब्लड यहाँ से ट्रैवल करके जा रहा होगा, जो कुछ भी ब्लड में होगा, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन इस ब्लड से ऑब्जॉर्ब करेगी और एब्जॉर्ब करके इन सेल्स को देगी, ताकि ये सेल्स नरिशमेंट पा सकें। ठीक है, तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या करती है कि जैसे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या करेगी, यहाँ से जो भी न्यूट्रिएंट होगा उस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके प्रोवाइड करती है इन सेल्स को। ठीक है, इन एपिथेलियम सेल्स को ये प्रोवाइड करती है न्यूट्रिएंट्स, क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी और फिर सप्लाई करेगी। तो ऑल एपिथेलियम सेल्स के पास बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, और ये होना जरूरी भी है, क्योंकि अगर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होगी ना, तो कोई भी ऐसा नहीं है जो फिर उनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर सके। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्जॉर्ब करती है मटेरियल फ्रॉम द ब्लड वेसल्स, ब्लड में जो कुछ भी फ्लो होता है वहां से यूजफुल चीजों को एब्जॉर्ब करके ट्रांसपोर्ट करती है टू द एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, तो ये होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और लगभग सारे एपिथेलियल्स के पास बेसमेंट मेम्ब्रेन होती ही। ठीक है, फिर एपिथेलियल के टाइप्स हैं। ठीक है, इसमें टाइप्स क्या है कि स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एपिथेलियल, कॉलमनार और ग्लैंडुलर। देखो स्क्वैमस में क्या होता है, स्क्वैमस एपिथेलियम के बारे में अगर हम जाने तो इसमें होता है कि जो हमारी सेल्स होती हैं वो सिंगल लेयर्ड होती है, तो इनको सिंपल स्क्वैमस बोलते हैं। जब ये मल्टीपल लेयर्स में हो जाती हैं तो इनको बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड। ठीक है, मल्टीपल लेयर्स में हो जाएंगे तो स्ट्रैटिफाइड बोलेंगे, सिंगल लेयर होती है तो इसको सिंपल स्क्वैमस बोलते हैं। तो इसको हम फर्दर टू टाइप में बोल देते हैं, एक होता है हमारा सिंपल स्क्वैमस और एक स्ट्रैटिफाइड। ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम में क्या होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम में जो हमारी सेल्स होती हैं एपिथेलियल की, वो क्यूब शेप की होती हैं, वो ऐसे क्यूब शेप की सेल्स होती है। ठीक है, कॉलमनार में क्या होता है, कॉलमनार में हमारी सेल्स होती है वो पिलर जैसी होती है, ऐसे ऐसे पिलर लाइक सेल्स होती है हमारी। ठीक है, ऐसे पिलर जैसी सेल्स होती है इसमें। और ग्लैंडुलर में क्या होता है, ये क्यूबॉइडल का मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है कि जो सेल्स होती है वो ग्लैंड की तरह एक्ट करती है, मतलब सिक्रीशन करती है। जब हमारी एपिथेलियल सेल कभी-कभी सिक्रीशन भी करती है, जैसे अभी हमारी बॉडी से जब स्वेट की सिक्रीशन करना होता है तो स्वेट हमारी बॉडी से आउट आता है, तो वही सिक्रीशन जैसा वर्क अगर ये प्ले करने लगती है एपिथेलियल की सेल, तो वो ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहलाती है। जब ग्लैंड की तरह एक्ट करेगी, ग्लैंड का काम क्या होता है, हार्मोन्स को बनाना, एंजाइम्स को बनाना, फिर उसको सिक्रीट आउट करना। तो अगर हमारी एपिथेलियल की सेल एक ग्लैंड की तरह एक्ट करने लगती है तो उसको ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोल देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है हमारा नेक्स्ट सिंपल स्क्वैमस और स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस। अभी मैंने बताया कि जो हमारे स्क्वैमस एपिथेलियम है वो टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, उसमें भी कौन कौन से तो देखो, एक होता है सिंपल स्क्वैमस, सिंपल, ठीक है, जब वो सिंगल लेयर में होगा, और स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम जब वो एक ही लेयर है तो सिंपल है, और सिंपल लेयर में बहुत सारा लेयर आ जाएगा तो उसको स्ट्रैटिफाइड बोल देते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, सेल्स आर अरेंज्ड इन सिंगल लेयर, एक ही लेयर में अरेंज होगी सेल्स, एक लेयर में अरेंज होगी तो ये सिंपल है। मल्टीपल लेयर्स में अरेंज हो जाएगी तो
सिंपल। ठीक है, इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है? ओएसोफेगस। ओएसोफेगस मतलब क्या होता है? हमारी फूड पाइप। ओएसोफेगस का मतलब होता है हमारी फूड पाइप। ठीक है, फूड पाइप जो ट्रैकिया के पास होती है, जिससे हमारा फूड हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाता है, तो उसको बोलते हैं ओएसोफेगस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ओएसोफेगस की लाइनिंग लगती है। ओएसोफेगस लाइनिंग ऑफ द माउथ। हमारा माउथ है, माउथ को हम बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। ठीक है, बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। तो हमारे माउथ के अंदर ना एपिथेलियल्स की लाइनिंग प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हमारा माउथ प्रोटेक्टेड रहता है। ठीक है, तो हमारा माउथ जो है वो एपिथेलियल की लाइनिंग है वहां पे, जिसकी वजह से हमारा माउथ जो अंदर से प्रोटेक्टेड रहता है। तो वहां पे एपिथेलियल की सिंपल वाले टाइप की प्रेजेंट है लेयर्स। स्ट्रैटिफाइड में सिंपल मतलब केवल एक लेयर प्रेजेंट है हमारे माउथ के अंदर एपिथेलियल्स फॉर प्रोटेक्शन। किस पर्पस के लिए? प्रोटेक्शन के पर्पस के लिए। ठीक है, प्रोटेक्शन के पर्पस के लिए ये प्रेजेंट होती है। फिर फॉर्म्स डेलिकेट लाइनिंग, मतलब एक स्ट्रेट वे में लाइनिंग बनाती है। देखो ये लाइनिंग कैसी दिख रही है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की है ये एक लेयर, ये एक लेयर, ये एक लेयर, तीन लेयर की है और एक सिंगल लेयर में है। और ये क्या नजर आ रहा है हमको? इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये देखो तो ये इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो इसको क्या प्रोवाइड करेगी? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगी। यहाँ नीचे जो भी हमारा ब्लड वेसल्स होगा वहां से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करके इन सेल्स को देगी। ठीक है, और स्ट्रैटिफाइड की बात करें तो स्ट्रैटिफाइड में क्या है? ये हमारे स्किन पे प्रेजेंट होती है। स्किन पे मल्टीपल लेयर ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हमारे स्किन को प्रोटेक्ट कर रही है, हमारी बॉडी की कवरिंग बना रही है बाय द हेल्प ऑफ द स्किन। ठीक है, हमारी बॉडी को कवरिंग दे रही है। और ये क्या करती है? प्रिवेंट वेयर एंड टेयर। वेयर और टेयर होने से बचाती है। ये मल्टीपल लेयर्स में अरेंज है। देखो दिख रहा है, यहाँ पे हमको सिंगल लेयर नजर आ रही है, एक सिंगल लेयर है, और यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स दिख रही है। ये एक ही लेयर है, ये एक लेयर, ये दूसरी लेयर और ये तीसरी लेयर। उसके बाद ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो इसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे स्ट्रैटिफाइड और सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम एग्जिस्ट करती है और ये कुछ उनकी लोकेशंस। ठीक है, उसके बाद फिर आता है हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम का फंक्शन क्या होता है? अगर क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बात करें तो नाम से इनको पता चल रहा है क्यूब, मतलब जो इनकी सेल होगी वो क्यूब शेप होगी। क्यूब शेप्ड सेल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। ऐसा टिश्यू जो क्यूब शेप की सेल से मिला करके बनता है उसको क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहा जाता है। क्यूब शेप सेल्स होती हैं, इनकी लेंथ, विड्थ और हाइट इक्वल होती है। ठीक है, आर प्लेस्ड ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, मतलब क्या? बेसमेंट मेम्ब्रेन है हमारी जो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगी, उसी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर क्यूब जैसी सेल्स को रख दिया जाए तो वो होता है हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, फिर इनकी लोकेशन कहाँ पे लोकेट करते हैं? तो हमारी किडनी के ट्यूब्यूल्स में, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये हमारी किडनी के ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। और डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड के बारे में बताओ। ठीक है, हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो सलाइवा का सिक्रीशन करते हैं, सलाइवा का सिक्रीशन करते हैं, और सलाइवा से क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। ग्लूकोज फॉर्मेशन बोलते हैं या कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, सलाइवा से क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। ठीक है, तो ये सलाइवरी ग्लैंड हमारे माउथ में होते हैं जो सलाइवा का फॉर्मेशन करते हैं। सलाइवा इज अ एंजाइम बोल दो जो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में मदद करती है। तो ये उसके ऊपर भी लाइनिंग बना के रखते हैं। सपोज अगर ये हमारी सलाइवरी ग्लैंड है तो उसके ऊपर कवरिंग बना के रखी हो ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे और अपना फंक्शन प्ले करे। ठीक है, फिर इनका फंक्शन क्या है? इट आल्सो हैव्स एन एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शंस में भी मदद करती है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन में कहां मदद करती है? किडनी में। किडनी में क्या होता है? हमारे रीनल ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ना किडनी में। अगर देखो तो क्या ऐसा नेफ्रॉन जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, गोमेट्स कैप्सूल जैसे बोलते हैं। ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है किडनी में।
ठीक है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर हमारी किडनी में लोकेट होता है, ऐसा होता है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं किडनी का नेफ्रॉन। ठीक है, तो किडनी की नेफ्रॉन में ये क्या करती है, जैसे किडनी से क्या होता है, हमारा ब्लड प्यूरिफाई होता है, ब्लड प्यूरिफाई होता है, ब्लड में से जो भी वेस्ट होता है उसको रिमूव आउट, और ब्लड प्योर ब्लड को वापस से हम लोग अपनी बॉडी में ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो जो हमारा ब्लड है इसमें से पास होता जाता है, फिल्टर होता जाता है, पास होता जाता है, फिल्टर होता जाता है, और फिल्टर होने के साथ साथ जो भी इसमें यूजफुल चीजें प्रेजेंट होती हैं ये क्यूबॉइडल सेल उनका एब्जॉर्प्शन कर लेती हैं, और जो यूजलेस चीज होती है उसको इसमें पास कर देती है। यहाँ से वेसल्स होती है वो लेके चली जाती है प्योर को, प्योर ब्लड लेके चली जाएगी, और जो इम्प्योर मटेरियल होगा उसको इस डक्ट के थ्रू रिलीज आउट कराती है। ठीक है, तो किडनी में ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं अपना फंक्शन, कि यूजफुल चीजों को हमारे यूरिन से एब्जॉर्ब करते हैं और एकदम वेस्ट यूरिन को रिमूव आउट करते हैं। ठीक है, तो ये था अपना सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसके बाद है सीलिएटेड। सीलिया मतलब सुना है, सीलिएटेड वर्ड का मतलब जानते हो, सीलिया क्या होता है, देखो जैसे बैक्टीरिया की बॉडी में देखा जाए तो वहां पे फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं जो मूवमेंट में मदद करते हैं, हेल्प्स इन मूवमेंट्स। ठीक है, वो मूवमेंट में मदद करते हैं। लेकिन अगर हम एक मल्टीसेलर की बॉडी में देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, जैसे अगर ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, तो यहाँ पे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, माइक्रोविलाई जिनको बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जो भी फूड हमारा आता है वो उसको मूव करके पास करते रहते हैं ताकि वो फूड ट्रेवल करता रहे, फूड एक जगह पे रुके ना, वो ट्रेवल करता रहे। ठीक है, तो ये होता है सीलिएटेड मूवमेंट। ठीक है, तो वैसे ही एक जैसे फ्लैजिला एक स्ट्रक्चर है, वैसे ही एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है सीलिया। ये सीलिया क्या करते हैं, मूवमेंट में मदद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो भी हमारी सेल होगी सीलिएटेड कॉलमनार में, कॉलमनार जो हमारी सेल्स होती है पिलर शेप की होती है, ऐसे ऐसे लंबी लंबी सी सेल होती है लॉन्ग। ठीक है, और इसके ऊपर सीलिया लोकेट होता है, इसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होता है, और यही सीलिया मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस में मदद करता है। तो ऐसा कॉलमनार एपिथेलियम जिसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होता है उसको सीलिएटेड एपिथेलियम कहा जाता है। इसमें क्या है, इनके सेल्स में हेयर लाइक प्रोजेक्शन है जो इनके आउटर सरफेस पे है, देखो यहाँ पे आउटर सरफेस पे प्रेजेंट है। ठीक है, और मूवमेंट में हेल्प करते हैं। लोकेशन कहाँ पे ये टाइप के सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम कहाँ पे लोकेट होंगे हमारी बॉडी में, तो वो लोकेशन है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होंगे। ठीक है, और फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इनमें, सॉरी फीमेल, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है वो भी फीमेल में। ठीक है, वहां पे लोकेट आउट होते हैं, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में लोकेट। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा जो फंक्शन है इनका सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम का फंक्शन वो कैसा है, इट आल्सो हैव्स इन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, मतलब ये पार्टिकल्स की मूवमेंट में हेल्प करेंगे। ऑब्वियसली कैसे हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास सीलिया प्रेजेंट है, इनके आउटर सरफेस पे सीलिया प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एग्जांपल जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में और सीलिया जो होती है म्यूकस को फॉरवर्ड मूव करती है। ठीक है, और उसको क्लियर आउट करती है। तो ओवरऑल क्या है कि सीलिएटेड कॉलमनार का फंक्शन क्या है, वो सीलिया के थ्रू चीजों को मूवमेंट कॉज कराता है, और इनकी लोकेशन हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और फैलोपियन ट्यूब में होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा कॉलमनार एपिथेलियम। कॉलमनार एपिथेलियम क्या होता है, कॉलमनार एपिथेलियम के बारे में बताऊं तो वही कॉलमनार एपिथेलियम है, बस उनके पास अब सीलिया नहीं, सीलिया प्रेजेंट होगी तो सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, सीलिया नहीं है तो कॉलमनार एपिथेलियम सिंपली इनको कहा जाता है। तो इनकी सेल्स कैसी है, टॉल है, सिलेंड्रिकल है, लाइक पिलर्स। ठीक है, मतलब कैसी अपीयर होंगी, ये टॉल थिन, ठीक है, इस तरीके से इनकी सेल होगी, लेकिन इनके पास सीलिया नहीं होगा क्योंकि ये सीलिएटेड एपिथेलियम नहीं है। ठीक है, लोकेशन इनकी कहाँ होगी, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, हमारे स्टमक के अंदर होगी इनकी लोकेशन।
ठीक है। स्टमक के अंदर हमारे ये लाइनिंग बना के रखते हैं, ऐसे ऐसे लाइन बना करके रखते हैं ताकि हमारा स्टमक प्रोटेक्टेड रहे। किससे? HCl से। HCl रहता है ना हमारे स्टमक में, उससे हमारा स्टमक प्रोटेक्टेड रहे, इसीलिए यहाँ पे लाइनिंग बना के रखी जाती है। और इंटेस्टाइन्स में भी इनकी लाइनिंग प्रेजेंट होती है। फंक्शन इनका क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। जो भी हमारा फूड है डाइजेस्ट हो चुका है, उसमें से एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट जो है उनको डाइजेस्ट करने के लिए ये मदद करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद है मस्कुलर टिश्यू। ये हमारा एपिथेलियम टिश्यू है, यहाँ पे डन होता है। उसके बाद से आता है हमारा मस्कुलर टिश्यू। ठीक है। एनिमल टिश्यू में हमने जो पढ़ा था वो 4 टाइप्स थे, एपिथेलियम, मस्कुलर, कनेक्टिव, नर्वस। मस्कुलर हमें पढ़ना है, एपिथेलियल ऑल डन। एपिथेलियल का ओवरव्यू अगर दूं तो एपिथेलियल का फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन, कवरिंग, लाइनिंग। और उसके अलग अलग टाइप्स है जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स को कवर कर रहे हैं, जो हमारी बॉडी को कवर आउट कर रहे हैं, जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है। अब मस्कुलर की टिश्यू बारी आती है। मस्कुलर टिश्यू के बारे में क्या बोलना है हमें कि जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं वो सिंपली हमें मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है। ये हमारे मसल फाइबर से बने टिश्यूज होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ मसल फाइबर्स। ठीक है। ये मसल फाइबर के बने होते हैं जो हमको मूवमेंट में मदद करते हैं। दे आर कंसिस्ट ऑफ एलोंगेटेड। एलोंगेटेड का मतलब लंबे लंबे, ऐसे लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रक्चर्स होते हैं मसल्स के। ठीक है। एलोंगेटेड सेल्स जिनको हम क्या बोलते हैं? मसल फाइबर। मस्कुलर टिश्यू की सेल्स को हम लोग मसल फाइबर भी बोलते हैं। एंड इट इज रिस्पांसिबल फॉर मूवमेंट इन द बॉडी। हमारी बॉडी में मूवमेंट्स के लिए रिस्पांसिबल होते हैं। वो मूवमेंट वॉलंटरी भी हो सकते हैं और वो मूवमेंट इनवॉलंटरी भी हो सकते हैं। कैन बी वॉलंटरी एंड कैन बी इनवॉलंटरी। ठीक है। वॉलंटरी मूवमेंट का मतलब क्या होता है? ऐसा मूवमेंट जिसका कंट्रोल हमारे पास है, जिसको हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कंट्रोल